एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य ऑफिशियल एजुकेशन, योर डोर टू द फ्यूचर। एंड आई एम रियली सॉरी, कुछ दिनों से आपकी लूसेंट की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई और हमारी मैराथन क्लास भी मिस हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, हम कवर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको एक टाइम टेबल भी प्रोवाइड किया था और उस टाइम टेबल के अनुसार आपकी शाम को जीएस की क्लास, जिसमें राघव सर के द्वारा इंडियन ज्योग्राफी तथा मेरे द्वारा लूसेंट की क्लास कंप्लीट कराई जाएगी। और मॉर्निंग का जो टाइम है वो अमृत सर के द्वारा मैथमेटिक्स की क्लास लिया जाएगा। एंड आई होप आपको सारी क्लासेस बखूबी समझ में आ रही होंगी। हमारी जो नई टीम है वो आपको पसंद आ रही होगी, हमारी नई टीम का काम भी आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी लगातार परीक्षाएं आने की संभावना बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में परीक्षाएं आनी शुरू हो गई, सिलसिला शुरू हो गया। जैसे जेल प्रहरी की परीक्षा जो है वो आ चुकी है और उसके बाद अब लगातार परीक्षाएं आनी शुरू हो जाएंगी। और इसी के लिए हमने एक नई टीम खड़ा किया, जिसमें आपको मैथमेटिक्स भी मिलेगा, जीएस भी मिलेगा। बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश जैसे जो सब्जेक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल या हेल्प करते हैं वो भी जल्द से जल्द स्टार्ट करवाया जाए। तो आप हमारी टीम का साथ दें, आप हमारी नई टीम का उत्साह वर्धन करें। आपके उत्साह वर्धन से और ज्यादा वो मोटिवेट होंगे और अपने काम को अपना 100% दे के आपको जरूर से जरूर वो सफलता दिलाने की कोशिश करेंगे। और अभी भी क्लास चल रही है उनकी, एंड आई होप, मेरा अनुमान है, मुझे विश्वास है कि उनकी क्लास आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी और अपनी टीम बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है और इस मेहनत का आप सभी साथ देंगे और उत्साह वर्धन करेंगे। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। तो हम लूसेंट पढ़ रहे थे। लूसेंट में हमने जो पिछला टॉपिक क्लियर किया था वो था विजयनगर साम्राज्य, है ना। हम मध्यकालीन भारत पर आ गए थे, विजयनगर साम्राज्य हमने कंप्लीट किया था। तो विजयनगर साम्राज्य तक की अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको लूसेंट जीके की सारे वीडियोस वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के बाद चूंकि हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है, जिसका नाम होता है विजयनगर साम्राज्य। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई इस साम्राज्य की स्थापना करते हैं। लगभग उसी समय, है ना, लगभग उसी समय, मतलब थोड़े ही सालों के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में दक्षिण भारत में एक और साम्राज्य स्थापित होता है, जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य, और अभी हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के बाद कुछ स्वतंत्र प्रांत, आपके लूसेंट के अनुसार कुछ स्वतंत्र प्रांत पढ़ेंगे। इनसे बहुत अधिक क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बने हैं, इसलिए हम एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर नहीं करेंगे, है ना। जिससे प्रश्न बनते हैं हम वहां पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, वो है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस काल में हुई? तो उसी काल में हुई जिस काल में मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, मतलब इसके संस्थापक का नाम था हसन गंगू। हसन गंगू। जिस तरह से हमने देखा था ना, विजयनगर साम्राज्य में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, उसी तरह से दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है हसन गंगू को। हसन गंगू का जो ऑफिशियल नेम था, है ना, ये किस नाम से राजगद्दी पर बैठता है, तो वह नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। सॉरी, दिल्ली सल्तनत नहीं, बहमनी साम्राज्य। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू करता है 1347 ईस्वी में। देखा है ना, इसी काल में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में राज कर रहा था। तो 1347 ईस्वी में दक्षिण भारत में हसन गंगू अर्थात अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और ये जो हसन गंगू है, ये अपने बहमनी साम्राज्य की उस वक्त राजधानी रखता है गुलबर्गा। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि वर्तमान में ये गुलबर्गा का लोकेशन क्या है, गुलबर्गा जो है वो किस स्टेट में स्थित है। आप लोग मुझे बताएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में और हमारे पास कोई साधन नहीं है, और जो भी हमारे पास साधन हमें मिलता है उसका हम सदुपयोग करें, अधिक से अधिक उपयोग करें, और यही हमारी सफलता निश्चित करेगा।
तो राजधानी थी इनकी गुलबर्गा, संस्थापक थे हसन गंगू जो कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं। 1347 में ये बहमनी साम्राज्य का संस्थापक या बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। इनकी राजभाषा थी मराठी। इनकी राजभाषा थी मराठी, ठीक है। तो स्पेशली बहमनी साम्राज्य की स्थापना याद रखिएगा, राजधानी याद रखिएगा, इनकी राजभाषा याद रखिएगा, ठीक है। ये जो हसन गंगू था इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। स्थापना के बाद हसन गंगू अपने साम्राज्य को इसने 4 प्रांतों में बांटा था। अच्छा, याद है जब हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे थे वहां हमने देखा था कि विजयनगर साम्राज्य वर्सेस बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के कुछ प्रांत थे जिनसे विजयनगर साम्राज्य का विद्रोह हुआ था। यही 4 प्रांत हमने वहां पर भी देखे थे। तो ये 4 प्रांत बहमनी साम्राज्य के ही अंतर्गत आते हैं जिसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू ने की थी, है ना। और अपने साम्राज्य को इसने 4 प्रांतों में बांट दिया था। याद कीजिए वो प्रांत क्या क्या देखे थे हमने देखा था बीदर, गुलबर्गा, बीदर, बरार, गुलबर्गा, दौलताबाद। दौलताबाद वही है जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने जिससे अपनी राजधानी भी बनाई थी और दिल्ली से अपने जो इसके साम्राज्य में रहने वाले लोग थे उन्हें लेके दौलताबाद जाता है, लेकिन अंततः उसे फिर से राजधानी परिवर्तित करनी पड़ती है। तो ये वही दौलताबाद है। तो 4 प्रांतों में विभाजित किया था इसने अपने साम्राज्य को, बीदर, बरार, गुलबर्गा और दौलताबाद। और 1347 में ये स्थापना करता है और बहुत समय तक ये रह नहीं पाता। 1358 में हसन गंगू की मृत्यु हो जाती है और डेट याद भी नहीं रहेगी, इतनी सारी डेट हम कितनी डेट याद करेंगे। तो 1358 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र जो है वो बहमनी साम्राज्य का अगला शासक बनता है और इसके पुत्र का नाम था मोहम्मद शाह प्रथम। तो अगला सुल्तान आता है हसन गंगू के बाद मोहम्मद शाह प्रथम, और हसन गंगू के बाद जो है अगला सुल्तान बनता है। इसके काल की जो प्रमुख विशेषता वो ये है, इसी के काल में सबसे पहले या इसने ही सबसे पहले बारूद का उपयोग किया था। किसके विरुद्ध? विजयनगर साम्राज्य में बुक्का के विरुद्ध इसने सबसे पहले भारत में बारूद का प्रयोग किया गया था। ठीक, तो मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में यही है जो आपको याद करना है। इसी के काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसके विरुद्ध किया था इसने? तो ये किया था बुक्का के विरुद्ध। ठीक, कौन था ये मोहम्मद शाह प्रथम? हसन गंगू का पुत्र था या बहमनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। बस ठीक है, बस इतना ही देखेंगे बहमनी साम्राज्य में। और कुछ देखना होगा तो फिर देखेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जल्दी, वहां पर हम देखेंगे और सारी चीजें। तो इतना क्लियर हो गया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी, 1347 में की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में की थी। यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं ताकि याद रहे। और हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है, गद्दी संभालता है। राजधानी इनकी होती है गुलबर्गा, राजभाषा इनकी थी मराठी। और अपने साम्राज्य को हसन गंगू ने 4 प्रांतों बीदर, बरार, गुलबर्गा और दौलताबाद में विभाजित किया था। 1358 में हसन गंगू की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम शासक बनता है बहमनी साम्राज्य का। और इसी के शासन काल में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था इसी के द्वारा, और यह किया गया था बुक्का के विरुद्ध। बुक्का जो कि विजयनगर साम्राज्य संगम वंश का एक शासक था। चलिए अब इसे हम साफ करते हैं। अब बहमनी साम्राज्य के बाद अब हम पढ़ेंगे कुछ स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, है ना, ऐसे छोटे छोटे राज्य जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के काल में ही या उनके काल से ही स्वतंत्रता घोषित कर ली थी। तो क्या देखेंगे हम? स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। प्रांतीय राज्य वीडियो को प्लीज सभी लोग लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे।
स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में कौन कौन से राज्य देखने हैं? जौनपुर, कश्मीर, जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, मालवा, मेवाड़ और खानदेश। खानदेश जहां से बेसिकली प्रश्न उठते हैं मैं बस वही बताऊंगी। चलिए, खानदेश के लिए जगह तो है अपने पास, खानदेश। तो इतने स्वतंत्र राज्यों की हम अभी यहां पर बात करेंगे। चलिए, आखिर ये जो स्वतंत्र राज्य है इनकी लोकेशन क्या है ये जान ही गए होंगे। जौनपुर उत्तर प्रदेश, कश्मीर कश्मीर, बंगाल बंगाल, मालवा मध्य प्रदेश, मेवाड़ राजस्थान, खानदेश वर्तमान का कुछ मध्य प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र। चलिए, सबसे पहले देखेंगे हम जौनपुर के बारे में। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? याद है जब हमने दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। तो जौनपुर का संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संस्थापक ही मेन है। नेक्स्ट पॉइंट जो याद करते रहिएगा, बाद के लिए मत छोड़िएगा, है ना? इतने दिन बाद वैसे भी क्लास हो रही है। लगभग फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना तो की थी, लेकिन तुगलक के बाद फिर अलग अलग वंश आए। जैसे पहले गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक, सैयद, लोधी। तो कहा जाता है कि लगभग 75 वर्षों तक ये जो जौनपुर था 75 वर्षों तक ये स्वतंत्र रहा था। फिरोज शाह तुगलक के बाद 75 वर्षों तक 75 ईयर्स तक ये स्वतंत्र रहा था। और उसके बाद फिर यहाँ पर बहलोल लोधी का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, तो कितने वर्षों तक ये स्वतंत्र रहा? तो 75 ईयर्स, 75 वर्षों तक यह स्वतंत्र रहा था। और उसके बाद बहलोल लोधी के कब्जे में आ जाता है। बहलोल लोधी के कब्जे में यह जो राज्य है ये आ जाता है। अगला पॉइंट है, शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सिराज किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा जौनपुर, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। क्यों कहते हैं? क्योंकि जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखने को मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का सिराज। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? भारत का सिराज कहते हैं जौनपुर को। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला पॉइंट है, अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया। आप सोच रहे होंगे शर्की क्या है? तो जौनपुर में मैंने बताया 75 वर्षों तक यह जौनपुर स्वतंत्र रहा था। स्वतंत्र का मतलब है यहाँ पर शर्की राजवंश का शासन था। शर्की राजवंश की स्थापना की थी मलिक सरवर ने, जिसे ख्वाजा जहान भी कहा जाता है। तो शर्की जो शासक थे उनके काल में साहित्य और स्थापत्य कला में यहाँ पर अभूतपूर्व विकास देखने को मिला। इसी कारण से इसे भारत का सिराज कहा जाता है। एक मस्जिद है जिसका नाम है अटाला मस्जिद, अटाला देवी की मस्जिद। अटाला देवी की मस्जिद। इस अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा करवाया गया। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि कब करवाया गया, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा करवाया गया। तो जौनपुर के शर्की वंश के एक शासक जिसका नाम था इब्राहिम शाह,
उसके द्वारा करवाया गया था अटाला मस्जिद का निर्माण या अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण। इब्राहिम शाह। वैसे सारे नाम सब एक ही तरह के लग रहे हैं ना, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाह। उसके बाद अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। वही आप अभी आपने सोचा होगा कि है मस्जिद लेकिन लिखा हुआ है अटाला देवी की मस्जिद। तो ये मस्जिद पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर इब्राहिम शाह ने अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण कर दिया था। और मस्जिद के पहले जो मंदिर था उसका नाम था अटाला देवी मंदिर। अटाला देवी मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण जो था वो करवाया था कन्नौज के राजा थे विजय चंद्र। कन्नौज शासक या कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा अटाला देवी मंदिर का निर्माण जौनपुर में करवाया गया था। इसी मंदिर को तोड़कर इब्राहिम शाह ने अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण कराया था। क्लियर? ठीक है, बस इतना ही पूछा जाने योग्य प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। यह हो गया जौनपुर। तो एक बार रिपीट करते हैं, जौनपुर में क्या देखा? तो जौनपुर में देखा कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक माना जाता है, उसने की। 75 वर्षों तक यह स्वतंत्र रहा, लेकिन 75 वर्षों के बाद बहलोल लोदी का यहाँ पर नियंत्रण हो गया। 75 वर्षों तक स्वतंत्र रहा ये, लेकिन किस वंश का यहाँ पर शासन रहा? तो उस वंश का नाम है शर्की वंश। उस वंश का नाम है सर्की वंश। सर्की वंश का यहाँ पर शासन रहा। बहलोल लोदी का उसके बाद नियंत्रण हो गया था। शर्की वंश के शासकों के समय यहाँ पर साहित्य और स्थापत्य का विकास देखने को मिला। यही कारण है कि जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। यहाँ पर स्थित है अटाला देवी का मस्जिद, जिसका निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह ने। इब्राहिम शाह भी शर्की वंश का ही एक शासक था। और इब्राहिम शाह के द्वारा जो अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण कराया गया था, यह अटाला देवी मंदिर को तोड़ के करवाया गया था। और इस अटाला देवी मंदिर का निर्माण कन्नौज के शासक विजय चंद्र ने करवाया था। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कश्मीर की। वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कश्मीर की। लोकेशन बताने की जरूरत ही नहीं है। कश्मीर कहां पर है? तो कश्मीर के अंतर्गत एक सुहादेव नाम का एक हिंदू व्यक्ति था। इस सुहादेव ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। कश्मीर में अक्सर मुस्लिम राज्य ही राज्य कर रहे थे, लेकिन एक सुहादेव नाम का व्यक्ति था। सुहादेव ने कब? 1301 ईस्वी में 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। हिंदू राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद इसने अपनी राजधानी बनाई थी। हाँ, आगे बढ़ेंगे, पहले अगला पॉइंट देखेंगे। 1301 में इसने हिंदू राज्य की स्थापना कर दी कश्मीर में, लेकिन 1340 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो कि शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। तो इसके बाद 1301 में चूंकि इसने हिंदू राज्य की स्थापना की, लेकिन 1340 ईस्वी में कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना देखने को मिलेगी। और उसके बाद से आप देखेंगे कि लगभग कश्मीर में मुस्लिम शासकों ने ही राज्य किया। तो प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना हुई थी 1340 में, और यह स्थापना जो थी वो शाहमीर के द्वारा की गई थी। शाहमीर के द्वारा क्या की गई थी? 1340 में कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो कि शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि कश्मीर का पहला हिंदू शासक कौन था, आंसर हो जाएगा सुहादेव। 1301 में इन्होंने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि कश्मीर में प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा शाहमीर, जिसने 1340 में सबसे पहले कश्मीर में मुस्लिम वंश की या मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। क्लियर?
इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट बनाई थी। किसने? शाहमीर ने। तो शाहमीर की कैपिटल क्या थी, राजधानी क्या थी शाहमीर की? राजधानी थी इंद्रकोट। राजधानी थी इनकी इंद्रकोट। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर श्रीनगर में स्थापित की थी। एक कोई शासक रहा होगा शाहमीर के वंश का, एक कोई शासक रहा होगा अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन ने, जब अलाउद्दीन आता है तो वो अपनी राजधानी इंद्रकोट से हटा के कर लेता है अलाउद्दीनपुर, जो कि वर्तमान में श्रीनगर के नाम से जाना जाता है। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत शिकन कहा गया। बुत शिकन याद कर लीजिएगा कि बुत शिकन की उपाधि किसे दी गई थी? बुत शिकन के नाम से कौन जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सुल्तान सिकंदर। ठीक है, सुल्तान सिकंदर शाह। और ये तो शायद कम पूछा गया है, लेकिन अब मैं जो बोलने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? 1420 में, ध्यान से सुनिएगा, 1420 में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठा। कश्मीर का ही एक शासक था, सिंहासन पर बैठता है 1420 में। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं। आप लूसेंट में जब विविध पढ़ेंगे वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा अलग अलग नाम। तो कश्मीर के अकबर के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन था? जैनुल आबदीन, जो कि कश्मीर का एक शासक था। तो लिख लीजिए, कश्मीर का अकबर। आंसर क्या हो जाएगा? जैनुल आबदीन। जैन उल आबदीन। ओके, तो जैनुल आबदीन को जाना जाता था कश्मीर के अकबर के नाम से। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक रूप से अत्यंत सहिष्णु शासक था, शायद अकबर की तरह सहिष्णु शासक रहा हो, इस कारण से इसे इस उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। और कश्मीर में, ये जो स्वतंत्र राज्य कश्मीर है, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन या हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं। और जैनुल आबदीन चूंकि धार्मिक सहिष्णु भी था, है ना, धार्मिक रूप से सहिष्णु भी था, और सारी भाषाओं को लेके भी ये समानता रखता था। तो ये फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। और यही नहीं बल्कि उसने महाभारत और राज तरंगिणी की फारसी में अनुवाद भी करवाया था। तो ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था कश्मीर का जिसने महाभारत एवं राज तरंगिणी का अनुवाद फारसी में कराया था? आंसर हो जाएगा कश्मीर का अकबर अर्थात जैनुल आबदीन। तो महाभारत और राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने कराया? जैनुल आबदीन ने, है ना। ये जरूर याद रखिएगा, जैनुल आबदीन। जैसे यहाँ भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। उसी तरह से कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबदीन को कहते हैं। फिर 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को पुनः मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से कश्मीर भी खत्म हो जाता है। अब आगे आते हैं और बात करते हैं हम बंगाल की। तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। अब इतना नहीं याद रहेगा, इतना लंबा नाम नहीं याद रहेगा। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए वो बता देती हूँ। महाप्रभु चैतन्य, एक मिनट, हाँ ये याद रखिएगा कि बंगाल को गयासुद्दीन तुगलक वंश का पहला शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। एक लखनौती, एक सोनारगांव, और एक सतगांव। ठीक है, ये आगे तक जाने जाते हैं। तो बंगाल को 3 भागों में विभाजित करने वाला शासक कौन था? आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और किन किन भागों में विभाजित किया? तो जो उत्तरी बंगाल था उसको नाम दे दिया गया लखनौती। लखनऊ नहीं, लखनौती अभी भी है बंगाल में, लखनौती। देन सोनारगांव जो पूर्वी बंगाल था,
पूर्वी बंगाल था उसको नाम दे दिया गया सोनारगांव। लखनौती सोनारगांव, ठीक है, लखनौती उत्तरी बंगाल, जबकि सोनारगांव पूर्वी बंगाल। और जो दक्षिणी बंगाल था उसे नाम दे दिया गया सतगांव। सतगांव। और ऐसा किया किसने था? तो ऐसा किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने, राइट। बस अभी तक तो ये क्वेश्चन इतना कुछ खास पूछा नहीं गया। बंगाल से क्वेश्चन पूछा जाता है बाद में जब आधुनिक भारत में हम पढ़ते हैं स्वतंत्र बंगाल, है ना, वहां से पूछा जाता है बंगाल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन। चलिए अब बात आती है मालवा की। तो चूंकि मालवा मध्य प्रदेश से संबंधित है और मध्य प्रदेश में होने वाले एग्जाम्स में मालवा कई बार रिपीट होता है। जैसे जहाज महल से संबंधित क्वेश्चन आया था, हिंडोला महल, हाँ यही आया था ना, हिंडोला भवन, हाँ हिंडोला भवन से संबंधित क्वेश्चन आया था। रानी रूपमती बाज बहादुर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मालवा को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे और लूसेंट में दिए गए मालवा के हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे कल। और आज के लिए बस मैं यहीं पर एंड करूंगी। और वैसे इतना बहमनी साम्राज्य और अभी जो हमने पढ़ा बहुत कुछ नहीं पूछे जाते। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत से, विजयनगर साम्राज्य से, और ये जो मालवा वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप एमपी में वैसे भी अलग से पढ़ेंगे अगर एमपी के एग्जाम को आप फोकस कर रहे हैं। और फिर आपको मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन उठते हैं, मराठा से, ठीक है। और जो बीच बीच के हैं जैसे भक्ति साम्राज्य, भक्ति आंदोलन से भी कुछ क्वेश्चन उठ जाते हैं, है ना। तो भक्ति आंदोलन तो वैसे भी हम जब पढ़ते हैं नॉर्मल हिस्ट्री ना, तो भक्ति आंदोलन हम हमारे नजरों से वैसे भी गुजरता रहता है, तो हमें याद हो जाता है। जब भक्ति आंदोलन अलग से टॉपिक आता है तो हमें वहां पर इतना ज्यादा जोर देना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर है तो हम भक्ति आंदोलन भी कंप्लीट करेंगे। तो कल जुड़े 9 बजे रात को इसी टाइम पर। हो सकेगा तो 3, 4, 5 दिनों में थोड़ी सी लंबी क्लास करेंगे और आपकी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे ताकि और भी सब्जेक्ट्स हो पाए। हालांकि अभी आपके एग्जाम के लिए काफी टाइम है, बट जो एग्जाम के पहले आपका टाइम है उसमें आप रिवीजन कर ले तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं इसी समय पर। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे। वीडियो समझ में नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे जरूरी बात तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारी जो फैकल्टी है, हमारी जो टीम है, उससे आप सपोर्ट करें, आपसे यही आशा है और मेरा एक निवेदन समझिए। तो थैंक यू सो मच एंड गुड लक।